प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास जो BA प्रथम वर्ष के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ रहे थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने जो आदिकालीन परंपरा है और आदिकाल को वीरगाथा काल कह करके जिस तरह से विद्वानों ने संबोधित किया, अब इन विद्वानों ने अपने अपने जो विचार रखे उन विचारों के अनुसार देखने को मिलता है कि आदिकाल का जो नामकरण है उस नामकरण को लेकर ही और उनकी जो समय सीमा है उनको लेकर के ही एक तरह से विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो उनमें देखने को मिली। अब विविध प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर हम लोग देखें तो देखने को मिलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है और उस परंपरा के दौरान है ये जो विविधात्मकता का मतलब है कि एक ही विषय को लेकर के एक ही विषय को लेकर के और कह सकते हैं कि उसी को लेकर के मतभेद, ठीक है। और मतभेद भी क्या कि इसके नामकरण को लेकर के और नामकरण के साथ साथ इसकी जो समय सीमा है या काल अवधि कह सकते हैं हम लोग इसको, तो उनको लेकर के इन विद्वानों के अंदर मतभेद है वो देखने को मिलता है। अब जिस तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो एक फ्रेंच विद्वान है जिनका नाम है गार्सा दे तासी है और उन्होंने 19वीं सदी के अंदर अपना जो लेखन कार्य शुरू किया और उसके उत्तरार्ध में ना कि उसके पूर्वार्ध में। और इनकी एक रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एदवी ए हिंदुस्तानी, जो 1939 से लेकर के 1947 तक का जो लेखन कार्य है वो उसमें देखने को मिला। तो हम लोग वैसे देखें तो इनको पढ़ चुके हैं, किंतु आज क्या है कि इसके ऊपर एक इस प्रश्न के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उसमें पहुंचने के साथ साथ इन विद्वानों ने जो अपने मत रखे उनको हम लोग एक बार एक दृष्टि और डाल देते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर उन्होंने अपने जो साहित्य उस साहित्य का जो वर्णन है वो उसमें देखने को मिला। इसी क्रम में शिव सिंह सेगर जी हैं, तो शिव सिंह सेगर जी ने इनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे हम लोग, और उसके बाद अपनी जो काव्य रचना है वो देखने को मिली। इसी क्रम में ग्रिएशन है, तो ग्रिएशन भी कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पुष्य को प्रथम जो एक तरह से कवि के रूप में स्वीकार किया ग्रिएशन ने, उसके बाद अपने जो मत है वो रखे। फिर उसके बाद ये जो मिस्र बंधु हैं वो मिस्र बंधु आ गए और मिस्र बंधुओं ने कह सकते हैं कि इनके यहाँ तो एक 500 जो कवियों की टीम थी वो टीम कार्य कर रही थी। और इन मिस्र बंधुओं ने एक कह सकते हैं कि जो आदिकाल है उस आदिकाल की जो समय सीमा है वो समय सीमा ये मान के चलो आप कि इसको इन्होंने 700 से और 1200 तक का जो समय है उसको रखा, ठीक है। तो इस दौरान अपना जो साहित्य है उस साहित्य की वो रचना करते चले गए। इसी क्रम में जो इनके मूल आदिकाल को वीरगाथात्मक काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठोस प्रमाणिकता के साथ सटीकता के साथ इस दौरान ये जो साहित्य सृजन किया जा रहा था तो उस साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनकी जो रचनाओं के अंदर हम लोग दृष्टि डालें तो देखने को मिलता है कि 1929 से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने इसको 4 कालों के अंदर विभाजित कर दिया, ठीक है। और 4 काल इस प्रकार रखे कि उनकी जो समय सीमा प्रमाणिकता के साथ है और कह सकते हैं कि जो सटीक तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक दृष्टि और डालें तो इनकी जो समय सीमा करीबन 1050 से लेकर के 1375 तक का जो है समय है वो आपका आदिकाल का है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 1375 से लेकर के और 1700 तक का ये कहें कि भक्ति काल। उसके बाद 1700 से लेकर के 1900 तक रीति काल और उसके बाद 1900 से लेकर के अब तक का वो है अपना आधुनिक काल। तो इसी दृष्टि से देखें। इसके साथ साथ अब दोबारा जब मिस्र बंधु आते हैं तो मिस्र बंधुओं ने अपनी जो रचना की उस रचना के अंदर मिस्र बंधु विनोद कालखंड को आदिकाल नाम दिया। और इसकी समय सीमा जैसे अभी 700 से लेकर के 1200 तक थी, तो यहाँ इन्होंने क्या किया 700 से लेकर के और इसको 1444 तक जोड़ दिया। अब 1444 तक जोड़ने के बाद
इसको दो भागों में विभाजित किया। अब दो भागों में विभाजित किस तरह से, वाड्मे और विमर से, और इनके चलते इन लोगों ने क्या है कि इनको भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया। तो इस तरह से मिस्र बंधुओं ने भी इसे अपभ्रंश को भी इसके अंतर्गत समेट लिया। और मिस्र बंधुओं द्वारा सांकेतिक जो आदिकाल नाम जो है वो मानव स्वभाव या मनोविज्ञान की तुलना पर उचित प्रतीक होता हुआ रहा, और इस काल की जो सीमा का निर्धारण तर्क पुष्ट है वो नहीं हो सका। तो इस तरह से देखें तो इस दृष्टि से भी ये अपने आप में कह सकते हैं कि उपयुक्त ठहरता है। इसके साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए। अब द्विवेदी जी का जिक्र किया जाए तो द्विवेदी जी का जिक्र करें तो द्विवेदी जी में एक तो जिस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने इसको बीजरोपण काल के नाम से माना, और हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो यहीं से है। और इसको लेकर के उन्होंने एक तरह से बताया कि कोई वो नौसिखिया नहीं थे, नए सीखने वाले। और उसके साथ साथ उनकी खातिर बताई जाती है कि आदिकाल को लेकर के उन्होंने इसको समझा, और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसकी जो भ्रामक धारणा है उसकी पुष्टि करते हुए श्रोताओं के बीच के मध्य आकर के जो उसका उन काव्यों के अंदर जो रूढ़ियां हैं और इनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि जिस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने इसकी जो समय सीमा है वो करीबन 1940 से शुरू इसको किया। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इसको बीज रोपण काल कह दिया। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग कोई नौ सीखिया नया नया जिसने सीखा हो तो उसके अनुसार उन्होंने दी। उसके साथ साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जिक्र करें तो वर्मा जी ने क्या किया कि 1938 से लेखन कार्य शुरू किया, किंतु इस काल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। एक तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि संधि काल कह करके इसको पुकारा, और उसके साथ साथ इसको चारण काल भी कह दिया। और चारण काल की आप जिक्र करें तो पहले तो देखें तो कह सकते हैं कि इन्होंने 750 से इसको जोड़ा, 750 से लेकर के 1000 तक का जो समय था वो आपका संधि काल। और उसके बाद जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी उस परिभाषा को उन लोगों ने स्वीकार करते हुए और अपनी काव्य रचनाएं उस काव्य रचना को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में देखें और तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं तो उनकी खातिर कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसको 1965 के अंदर और प्रकाशित किया। 1965 के अंदर प्रकाशित करने के साथ साथ उनकी खातिर बताया जाता है कि इस ग्रंथ की ये जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, और अनेक जो पाश्चात्य विचारकों और इतिहासकारों के चिंतन का मंथन करने के बाद इतिहास की विकास प्रक्रिया का वैज्ञानिक विवेचन करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग तो यहाँ जो अलग अलग विद्वान रहे और उन विद्वानों ने अपनी अपनी जो परिभाषा दी, उन परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये जो विद्वान है उन विद्वानों की जो विचार है वो हमें हमारे सामने आते हैं। अब इसी क्रम में देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र जी की खातिर कहा जाता है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो आदिकाल है और इस आदिकाल को जो वीर गाथात्मक काल कहा है ना, तो ये सभी का सामूहिक प्रयास है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, तो इन्होंने इसको लेकर के और अपने जो विचार है उन विचारों को प्रस्तुत किया। अब उनका मानना ये था कि भले ही प्रयास सामूहिक हो लेकिन उसमें लेखकों की भिन्न भिन्न जो इतिहास दृष्टि का होना भी स्वाभाविक है, और अनेक बार तो एक ही विषय को लेकर के दो लेखकों में जो मतभेद है वो खटकता भी है, और पाठक को ये सही इतिहास की दृष्टि से नहीं मिल पाता। तो इसकी जो अंतर विरोधी धारणाएं मिलती हैं तो उसमें उनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में डॉक्टर गुप्त जी की मान्यता है कि इसके अंदर जो अंतर विरोधी धारणाएं मिलती हैं, और उसके अंदर जो भारतीय कथा काव्यों की परंपरा में जो रचित है तो उसमें फारसी के अंदर मसनवी शैली का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। अब जिस तरह से देखें तो मसनवी शैली का जो प्रयोग है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने किया था, और कह सकते हैं कि प्रेम खयानक नाम आ गया तो प्रेम को लेकर के, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो डॉक्टर माफ करना, जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं उन्होंने भी अपनी एक रचना के हिसाब से इसकी जो परिभाषा है वो दी।
अब वो कहता है कि अन्य इतिहास ग्रंथ है, अन्य इतिहास ग्रंथों के अंतर्गत एक दृष्टि डालें तो उसमें ये बीच में देखने को मिलता है कि इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए और इस दिशा में उल्लेखनीय शोध कार्य भी। अब उन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो जिस तरह से रिसर्च हुई ना, और कह सकते हैं कि जो हम लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की जो डिग्री करते हैं, जो अपने नाम के आगे एक तरह से उपलब्धि जो जुड़ती है, तो उसी क्रम में और ये इन विद्वानों ने और जो अन्य जो आचार्य रहे उन्होंने किस तरह से कार्य किया और उसको उसके महत्वपूर्ण कार्य के अंदर उनका किस तरह का योगदान रहा। तो इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले आचार्य परशुराम, परशुराम जी चतुर्वेदी, और इनका एक जो काव्य है या उनकी जो रचना है उनकी खातिर कहते हैं कि उत्तरी भारत संत परंपरा। उत्तरी भारत संत परंपरा का मतलब कि उत्तर भारत के अंदर है, और इस तरह की जो विचारधारा, इस तरह का जो अध्ययन है, इस तरह के जो विशेष विषय उनके ऊपर दृष्टि डालें तो यहाँ उत्तरी भारत संत परंपरा के अंतर्गत उन्होंने उन सभी विशेषताओं का वर्णन किया जिसके अंतर्गत अपना, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि भारत उत्तर भारत के अंदर, ठीक है, उत्तर भारत के अंदर है, और एक तरह से ये कहें कि ये जो 7-8 राज्य हैं उन 7-8 राज्यों के अंदर अपनी भाषा हिंदी, उसमें राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इन राज्यों के अंतर्गत और जो अपनी भाषा रही, अपनी जो संस्कृति रही, और उस संस्कृति का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है तो इसके अंतर्गत इसी क्रम में श्री प्रभुदयाल मित्तल जी, उनका जो रचना है वो चैतन्य संप्रदाय का साहित्य। चैतन्य संप्रदाय का साहित्य का मतलब ये था कि जिस तरह से उस दौरान जो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, और जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म को लेकर के और जो अपने विचार रखे गए, और उनके साथ साथ जो जैन बौद्ध नाथ है तो उनमें जो साहित्य सर्जन हुआ तो उस दौरान उनकी खातिर बताया जाता है कि इस तरह से उन्होंने रचनाएं की। उसी में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत और साहित्य को लेकर के उन्होंने काव्य रचना की। इसी क्रम में डॉक्टर विजय मोहन शर्मा जी हैं, तो विजय मोहन शर्मा जी ने हिंदी को मराठी संतों की जो देन है वो बताया। तो अब हिंदी की खातिर कहा जाता है कि ये जो रचना है वो मराठी जो संत हैं उन संतों की देन है, ये रही है। इसी क्रम में मराठी मराठी देखे जाए तो जिस तरह से अपनी जो लिपि है, तो लिपि के अनुसार जो हिंदी है, नेपाली है और मराठी, तो तीनों और और संस्कृत है, ठीक है। तो इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो एक तरह से दृष्टि डालें तो इनके मत से ये सामने निकल के आता है कि जो विजय मोहन जी हैं शर्मा है, उनका मानना ये है कि हिंदी अपने आप में मराठी संतों की देन रही है और उस पर उन्हीं का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसी क्रम में डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, तो राममूर्ति त्रिपाठी जी कहते हैं कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्यिक पट्टिका की उन्होंने रचना की और उनको लेकर के, और उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है और हिंदी की जो सांस्कृतिक विशेषताओं को लेकर के वो काव्य रचनाएं करते रहे। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, और उनका आदिकाल की जो सामाजिक रचनाएं रही, तो सामाजिक रचनाओं के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ ही रहे थे कि इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अपना जो मत है उसको रखा। 1965 से लेकर के एक तरह से काव्य रचनाएं की, और उस उन्होंने उसे विभिन्न युगों के साहित्य के विवेचन में लागू करके नहीं दिखाया, जबकि डॉक्टर साहब ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य साहित्यकारों के जो अनेक मत और भ्रांतों के मत को तर्क खंडन करने तथा नई मान्यताएं प्रस्तुत करने की चेष्टा अवश्य की, पर उन्होंने नवीन के अत्यधिक मोह में अनेक भूलें भी की, जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, और नाम परिगण शैली से वे भी बच नहीं पाए। और फिर भी शुक्ल जी के बाद का जो इतिहास रहा तो उन लेखकों में वैसे देखा जाए तो गुप्त जी का जो महत्व है वो अपने आप में विशेष योगदान है वो देखने को मिलता है। इसी क्रम में देखें तो राजमल बोरा जी हैं, तो उन्होंने हिंदी वीर काव्य रस है उनका जो वर्णन है वो उसमें देखने को मिलता है।
सुमन राजे उनकी जो रचना है वो हिंदी इतिहास की संरचना और स्वरूप उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उनकी उसी के ऊपर अपने आप में उनका वर्णन विषय बना करके एक तरह से शोध का जो कार्य है वो किया। इसी में मोतीलाल मेनारी जी, वो जो राजस्थान भाषा और साहित्य ललित कला अकादमी के अंतर्गत है, उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया। जिस तरह से मेनारिया जी उदयपुर क्षेत्र की जो संस्कृति और कह सकते हैं कि राजस्थानी जो डिंगल और पिंगल भाषा, ठीक है, मध्य राजस्थानी और उसके साथ साथ राजस्थानी, तो उसमें जिस तरह से जो रचनाएं रही हैं तो कह सकते हैं कि राजस्थानी रचनाओं के अंदर मरु प्रदेश को लेकर के, ठीक है, ढोला और मारवणी और ढोला को लेकर के, उसके साथ साथ जो राजस्थानी संस्कृति रही है, हमारे जो वीर शिरोमणि जी महाराणा प्रताप जी हैं, उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, तो उसी में जो राजस्थानी भाषा की जो झलक और साहित्य है वो उसमें देखने को मिलता है। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद फ्रेंच विद्वान हर्षोदत्तासी, शिव सिंह शेखर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, उसके साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य परशुराम जी, श्री प्रभुदयाल जी मित्तल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा जी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी, डॉक्टर राजमल बोरा जी और डॉक्टर सुमन राजे और डॉक्टर मोतीराम जी मैनेरिया। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद ये जो विविधात्मक जो प्रवृत्ति हैं वो हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब इसी क्रम में अगर दृष्टि डालें तो वो कहते हैं कि साहित्य इतिहास लेखकों ने प्रांतीय भाषाओं में साहित्य इतिहास भी प्रकाश में आ चुके हैं और इनका भी हिंदी साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब कहने का मतलब जैसे हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रांतीय अलग अलग ये जो 8 प्रांत है, और उन 8 प्रांतों के साथ साथ देखें तो प्रत्येक प्रांत अर्थात प्रत्येक के जो राज्य है उस राज्य की अपनी एक भाषा है और उसकी जो क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है, उस क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उस साहित्य पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य इतिहास में वो कहते हैं कि प्रांतीय भाषाओं में साहित्य इतिहास भी प्रकाश में आ चुके हैं और इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है वो देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में दृष्टि डालें तो जो आदिकाल को लेकर के अपने जिक्र कर रहे हैं तो राहुल सांकृत्यायन जी को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो है वो 8वीं से लेकर के और 13वीं सदी तक अपनी जो सिद्धों की जो वाणी है, कहने मतलब सिद्ध, उसके साथ साथ नाथ और उसके साथ साथ जैन, तो उनको एक कह सकते हैं कि धार्मिक और उस समय की जो रूढ़िवादिता थी तो उसको लेकर के और उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में स्थान दिया। अब उन्होंने माना कि ये जो सिद्ध सामंत काल, इस आदिकाल को भी इन्होंने एक तरह से सिद्ध सामंत काल का नाम है वो दे दिया। इसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियां हमें देखने को मिली। अब दो प्रवृत्तियों में अगर नजर डालें तो देखने में आता है कि सामंतों की स्तुतियां अर्थात ये जो सामंत वर्ग के जो लोग थे वो किस तरह से अपनी पूजा पाठ आराधना किया करते थे। उसके साथ साथ सिद्धों की जो वाणियां हैं, जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे और वो आशीर्वाद स्वरूप जिस तरह से शिव और शाक्त को मानने वाले थे, चमत्कार की जो प्रवृत्ति देखने वाले थे, कपाल भात वाले जो थे, ठीक है, तो ये जो लोग एक तरह से आशीर्वाद की प्रवृत्ति को जिस तरह से रखते थे उसको लेकर के और जो ज्ञानवर्धक उपदेश दिया करते थे, तो वो कहते हैं सिद्धों की वाणियां उसके साथ साथ वो कहते हैं निधृत मूलक तथा उपदेश मूलक हैं, जिनमें जैन कवियों की आध्यात्मिकता, उसके साथ साथ ये जो जैन कवि हैं जैसे मैंने आपको बताया, जैन कवियों की आध्यात्मिकता के अंतर्गत महायान और वज्रयान को लेकर के सरप्पा आदि वगैरह को लेकर के, तो इन्होंने जो रचनाएं की वो रचनाएं इसमें देखने को मिली और धार्मिकता को ही नहीं मिलाया जा सकता। अब इसने बताया कि जिस तरह से ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस तरह के साहित्य को अशुद्ध जो साहित्य है, अशुद्ध साहित्य के अंदर शामिल किया था। तो इस तरह की जो चीजें वो हमें इसमें देखने को मिलती है, इसलिए उनको कहता है कि इसमें वो नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन इन्होंने एक बात कही, वो बात ये थी कि
इन्होंने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही बताया। अब इनका मानना था कि ये जो हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य के ऊपर और जो अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश के अनुसार उनका मानना ये था कि ये दोनों चीजें, एक तो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश ये दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसमें क्या है कि अपनी काव्य रचना की, और काव्य रचना करने के साथ साथ इन्होंने 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक मानते हैं, और आध्यात्मिकता और धार्मिकता को लेकर के एक तरह से काव्य रचना की, जो तर्कपूर्ण दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, तो इस वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। फिर इसी क्रम में देखें तो निर्णायक मत के अनुसार यदि संगत और सब स्वीकृति के कोई नाम हो सकता है, तो आदिकाल जो है वो इन नामों में अन्य नामों की अपेक्षा असंगतियां हैं, तो तथा इससे समर्थक के दिए हुए तर्क और अधिक ठोस प्रमाणित हैं। ऐसी दशा में आदिकाल इस युग को नाम है वो दिया जा सकता है, और इसकी पूर्व सीमाओं पर 1050 से लेकर के 1375 जो है वो ठीक ठाक ही दिखाई देता है। और ये राहुल जी ने जो इसे अपभ्रंश से अलगाव देती हुई भाषाओं को लेकर के 12वीं से और 13वीं सदी तक अपनी जो रचनाएं की ना, तो उन रचनाओं में इनका जो मत रहा, तो उसको भी वो एक दृष्टि से देखते हैं। तो इस क्रम में हम लोग देखें तो ये अलग अलग विद्वान और अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं के चलते ये देखने को मिला कि इसके नामकरण को लेकर के ही, और इसके इतिहास को लेकर के, और विविधात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, कह सकते हैं कि वो हमारे सामने आई। परिस्थितियां तो थी, जो परिस्थितियां तो थी, उसके साथ साथ है, उन परिस्थितियों के साथ साथ ये प्रवृत्तियां भी इनके सामने आई। उसके साथ साथ इन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी जो परिभाषा है वो दी। तो निष्कर्षतः हम लोग यही कह सकते हैं कि इन विद्वानों के अपने मत और अपने मत से इस आदिकाल को वीरगाथा काल कह करके इन्होंने पुकारा, और इनकी जो रचनाएं थी, वो रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। और महत्वपूर्ण योगदान के अंतर्गत देखें तो सबके अपने अपने मत थे, किंतु यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ जो ठोस प्रमाणिक तथ्य है, तथ्य के साथ इनको जो प्रस्तुत किया गया, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि यहाँ साहित्य इतिहास लेखन में देखें तो प्रांतीय भाषाओं के अंदर साहित्य इतिहास भी प्रकाश में आया, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो उसमें देखने को मिलता है। वैसे दृष्टि डालें तो ये जो आदिकाल है, उस आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने और इसको अलग अलग नामों से जो संबोधित किया, तो वो अपने आप में भी एक तरह से रुचिकर रहा। एक ही चीज को लेकर के उनके वर्ण्य विषय अलग अलग रहे, और इनको इन वर्ण्य विषयों के दौरान उन्होंने अपने जो मत हैं वो प्रस्तुत किए। तो ये अपने आप में एक विशेष, और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन परंपरा है, उसमें विविधात्मक प्रवृत्तियां वो हमें देखने को मिलती है। बाकी हम लोग अपनी जो अगली कक्षा है उसमें उसका अध्ययन करेंगे।